बढ़ते आगे तो देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। तो बीते करीब एक हफ्ते से देश में लगातार कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या फिर कई ऐसे राज्य जहां सबसे अधिक मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसके इतर देश में वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मुख्यमंत्रियों से यही अपील करते दिखे कि आरटी-पीसीआर टेस्ट लगातार बढ़ाइए और साथ ही तमाम लोगों से यह भी अपील की है कि कोरोना से डरिए मत, परेशान मत होइए, बस मास्क लगाते रहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के मुख्यमंत्री से यही अपील करते दिखे कि कोरोना वैक्सीन का वेस्टेज ना हो, सही तरीके से वैक्सीन लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं बंगाल में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं बंगाल में भी कोरोना एक बड़ी परेशानी हो सकता है विधानसभा चुनाव के बीच। तो तो हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलीप गिरी कोलकाता से बने हुए। दिलीप, सबसे पहला सवाल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो मीटिंग हो रही थी उसमें मौजूद नहीं थी। लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोप भी लगाते दिखी कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उन्हें वैक्सीन नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक जनसभा के दौरान भी यह कहा कि अगर टीएमसी चुनकर आती है तो तमाम लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। तो अब दिलीप, ऐसे में कहां तक यह सही है कि जब केंद्र सरकार पर आप खुद आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र राजनीति कर रही है, तो वही चीज तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अब करने लग गई हैं। देखिए, अब पहला मौका नहीं है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के साथ किसी मीटिंग के में शामिल नहीं हो रही। इसके पहले भी जब नीति आयोग की मीटिंग हुई थी और उसमें देश भर के तमाम मुख्यमंत्री उसमें शामिल हुए थे, लेकिन ममता बनर्जी उसमें शामिल नहीं हुई थी और इस बात को लेकर के काफ़ी आलोचना हुई थी। इसके पहले भी कोरोना को लेकर के प्रधानमंत्री ने कई वर्चुअल मीटिंग की थी। एक आध मीटिंग में इसके पहले भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं रही हैं, तो यह पहली बात नहीं है। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि जब इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं और पूरे देश भर के जितने भी राज्य हैं उनके सभी मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इस तरह की बैठक में शामिल नहीं होती हैं। लेकिन जब चुनावी जनसभा होती है तो उसमें सवाल खड़ा करती हैं और केंद्र सरकार पर यह दोष जरूर देती हैं कि केंद्र सरकार इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है और बार बार इस बात का जिक्र करती हैं कि केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखा था। इसके एवज में वो केंद्र सरकार को पैसा देने के लिए भी राजी थे, लेकिन केंद्र सरकार इस मामले को टरका दिया या इनकार कर दिया। लेकिन यह बात इससे पहले भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अपनी सभाओं में और सरकारी बैठकों में इस बात को कहा था कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को जो कोरोना वॉलंटियर हैं उनको मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन चुनाव के दौरान इस तरह की अगर बयानबाजी पे अगर आप चर्चा करें तो निस्संदेह यह स्पष्ट है कि सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल चुनाव में एक चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरह की बातें जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं, यह स्पष्ट है कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव में लाभ पाने के लिए है। लेकिन आखिर अगर ऐसा जब बैठक होता है, जब देश में एक बार फिर से कोरोना की स्थिति बढ़ रही है, कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हो रही हैं और एक राज्य के मुख्यमंत्री घायल है, उनके साथ चोट लगा है, चुनावी सभा एक दिन में 3 चुनावी सभा कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण विषय पे उनको बैठक करने का समय नहीं है। तो वाकई यह स्पष्ट है कि एक तरह से यह चुनावी लाभ उठाने वाले एक राजनीति है और एक राजनीति के तहत ऐसे बैठकों में शामिल नहीं होना है। जी बिल्कुल, अगर बयानबाजी की बात करें दिलीप, तो आज अभिषेक बनर्जी एक जनसभा के दौरान साफ तौर पर ये कहते सुने जा सकते हैं कि जैसे जैसे जय श्री राम का नारा तेज लग रहा है वैसे वैसे पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। अब इसके क्या कुछ मायने समझे जाए दिलीप, आसान भाषा में समझना चाहेंगे इसे? देखिए, जय श्री राम के नारे एक अलग मुद्दा है और यह सही है कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं। इस बात को लेकर के राजनीति की जा सकती है और विपक्ष को इस मामले पे केंद्र सरकार को हर हाल में घेरना चाहिए, लेकिन विपक्ष इस मामले में केंद्र सरकार को घेरने की स्थिति में नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है,
विधानसभा चुनाव है, इसमें ममता बनर्जी की सरकार वर्तमान में है और बीजेपी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव जीत करके यहाँ पे सरकार बनाए। लेकिन जय श्री राम एक सेंटिमेंटल नारा हो सकता है, एक धार्मिक नारा हो सकता है, इससे आप लोगों को सेंटिमेंटल जोड़ सकते हैं या अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन रसोई गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की जो बात है, हर आम आदमी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, संप्रदाय से हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर के केंद्र सरकार को घेर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को घेरने में विपक्ष नाकाम रही है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी कैंपेनिंग चल रही है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हो। भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का नारा लगा करके हिंदू वोटों की ध्रुवीकरण करने की कोशिश करी और एक बड़ा लाभ उसको लोकसभा चुनाव में मिला था, उसी रास्ते पे वो आगे बढ़ रही है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस इस मामले को लेकर के, अगर आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बातों को लेकर के चले तो कई जनसभा में उनको जयचंडी की पाठ करते हुए सुना गया, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए सुना गया। तो इस तरह के लोगों को, इससे लोगों का बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के लोगों के जीवन में प्रभावित होने वाला है, जिन बातों से उनके रोजमर्रा के जीवन पर असर पड़ता है, उसको विपक्ष मुद्दा नहीं बना रहा है। तो यह कहीं ना कहीं कमजोरी विपक्ष की है कि इतने बड़े मुद्दा को एक चुनावी मुद्दा नहीं बना पा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिलीप ये बड़ी बात है, यकीनन एक बड़ा मुद्दा है कि आप मेन मुद्दों पे बातचीत नहीं कर रहे, विकास के मुद्दों पे बात नहीं कर रहे, आप अपना विजन नहीं बता रहे कि आप राज्य का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, और बेफिजूल की बातों पे आपस में आप झगड़ रहे। यकीनन ये तो शर्मनाक है कहीं ना कहीं दिलीप। बिल्कुल कोई शक नहीं। आप देखिए कि जब चुनाव होते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो और वहां पे किसी भी पार्टी की सरकार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही तो आप कह सकते हैं लोकतंत्र की खूबसूरती है, और चुनाव इस लोकतंत्र का महापर्व होता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा का चुनाव हो या स्थानीय निकाय का चुनाव हो। इस चुनावी सभा में हर पार्टी अपनी जोर आजमाइश करती है और स्थानीय मुद्दे को उठा करके उसे एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है और उसका लाभ राजनीतिक दलों को मिलता है। इस बार भी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी यहाँ के स्थानीय मुद्दे को उठा करके अपनी चुनावी रणनीति जिस तरह से बनाई है, उस रास्ते पे आगे बढ़ रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता पश्चिम बंगाल के दौरे पे हैं। लगातार तमाम केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम नेता हैं। इसके अलावा लगभग दर्जन भर केंद्रीय मंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पे हैं। वो पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार से लेकर के कटमनी के मुद्दों तक में बना करके इसे एक चुनावी मुद्दा बना करके राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जो ममता बनर्जी हैं, उनकी पार्टी है, इन नेताओं पे व्यक्तिगत हमला आप कह सकते हैं, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहना, गृह मंत्री के लिए अपशब्द कहना, तो यह चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप थोड़े समय के लिए समाज के ध्यानों को भटका सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छी राजनीतिक यह शुरुआत नहीं है और एक सभ्य समाज के नाम पे यह कलंक है, जिसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल की राजनीति में, यानी आप कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के प्रचार में इसकी शुरुआत हो गई है। जी दिलीप, बिल्कुल इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कोयला तस्करी मामले में करीब करीब ईडी को 1300 करोड़ के रिश्वत के लेने देने का पूरा मामला सामने आया। इधर दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से टीएमसी के लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो इन दोनों को क्या कोरिलेट करके देखा जाए कि एक तरफ ईडी को 1300 करोड़ की रिश्वत का पूरा सबूत मिल रहा है और दूसरी तरफ टीएमसी के दो बड़े चेहरों की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। बंगाल में सरपंच के मामले आए, उसके बाद कोयला मामले, कोयला तस्करी, गौ तस्करी से तमाम मामले जो पिछले 2 सालों से इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई की तरफ से की जा रही है। यह सही है कि सामने चुनाव है और इन एजेंसियों की ये जो जांच प्रक्रिया है उसमें तेजी आई है। इस मामले में सबसे नाटकीय मोड़ तब आया जब तृणमूल युवा कांग्रेस के महासचिव विनय मिश्रा का नाम सामने आया, जब अनूप माझी उछलाला का नाम सामने आया, और ये सभी लोग अभिषेक बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं। विनय मिश्रा को पार्टी के महासचिव भी रहे युवा मोर्चा के, तो वैसे में कहीं न कहीं राजनीतिक कनेक्शन नहीं है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बात को लेकर के तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगातार इस बात को बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। ये स्वाभाविक रहा है, जो भी पार्टी केंद्र सरकार में रही है, ईडी और सीबीआई उनसे टेंशन में रहा है और अपने राजनीतिक लाभ से इसका प्रयोग जरूर करिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लंबे समय से कोयला तस्करी हो,
वह तस्करियों या इस तरह के अवैध कारोबार के पीछे रहे। यह आज का नहीं है, लंबे समय से जब वाम मोर्चा की सरकार पश्चिम बंगाल में थी उस समय में यही हुआ, और जब परिवर्तन होकर के 2011 में तृणमूल बिल्कुल कांग्रेस की बिल्कुल। सरकार आई और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी, उसके 4 सालों के बाद यानी 2014 के बाद इस तरह के मामलों का खुलासा। आसनसोल से हमारे सहयोगी उदय बने हुए। उदय, सबसे पहला सवाल, टीएमसी ने कहीं ना कहीं आसनसोल के लिए साइनी घोष का नाम आगे किया है और साइनी घोष का जो चेहरा इन दिनों काफी विवादों में रहा है, तो क्या लगता है कि टीएमसी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ दाव खेला है और यहाँ के जो लोकल प्रत्याशी हैं उनको मौका नहीं देते हुए बाहर से साइनी घोष जो है टॉलीवुड की अभिनेत्री है उनको मौका दिया गया है, यहाँ पे उनको उतारा गया है ताकि जो यहाँ का अंतरकलह है उससे निपटा जाए। लेकिन वही चीज़ अभी तृणमूल कांग्रेस के लिए गले की फांस बनती दिख रही है और कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के बीच में जो है अंदर से जो भी कर्मी है उनमें एक विरोध देखने को मिल रहा है। जैसे ही उनके नाम की घोषणा की गई थी, ठीक उसी शाम आसनसोल के अलग अलग इलाकों में तृणमूल कांग्रेस कर्मियों ने वहाँ प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन करके साइनी घोष के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ ही साथ स्थानीय उम्मीदवार को, किसी स्थानीय नेता को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की थी। तो ये जो बात है कि साइनी घोष को जहां यहाँ लाया गया है, उसके बाद से यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का पहला जो गुट है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका विरोध भी कर रहे हैं। तो जी अभी तक भाजपा की ओर से यहाँ पे प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से साइनी घोष का यहाँ नाम दिया गया है उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ जो महकमा है उसमें इस बात की चर्चा होने लगी थी कि जिस तरह से साइनी घोष को दिया गया है ये एक तरह से बीजेपी को सीट गिफ्ट करना हो गया, क्योंकि साइनी घोष के खिलाफ पहले से ही यहाँ के जो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, नेता हैं, उनमें क्षोभ है, वो लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग थी कि पहले जो यहाँ के विधायक हुआ करते थे तापस बनर्जी, या तो उन्हें या किसी अन्य जो तृणमूल कांग्रेस के यहाँ के स्थानीय नेता उन्हें मौका दिया जाए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल उदय, ये तो बात होगी टीएमसी की कि अंदर तमाम कार्यकर्ता हो सकता है कि इनसे नाराज हो। लेकिन उदय, अगर आपको याद हो तो अब से कुछ दिनों पहले साइनी घोष ने एक पोस्ट किया था, उस पोस्ट को लेकर वो काफी विवादों में रही थी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उस पोस्ट का खामियाजा उन्हें चुनावों में भरना पड़ जाए। जी बिल्कुल, जिस दिन ममता बनर्जी द्वारा उनके नाम की घोषणा आसनसोल से की गई थी उसके बाद से ही बीजेपी लगातार उनके उस ट्विटर पोस्ट को लेकर के हमलावर रुख अपना रही है। भाजपा की ओर से लगातार उनका जो पोस्ट था, जो भगवान शिव के शिवलिंग को लेकर के एक विवादित पोस्ट किया गया था, उस पोस्ट को लेकर के भाजपा की ओर से उन पर हमला किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो महिला, जो लोग भगवान शिव की इस तरह से अपमान करते हैं, उनके ऊपर में इस तरह से टिप्पणी करते हैं, तो वो लोग कितने हद तक यहाँ पर सफल होते हैं, कितने भगवान को मानने रखेंगे, इसको लेकर के सवाल उठा रही थी भाजपा। और यही बात है कि भाजपा जो है आम जनता तक भी पहुंच करके ये संदेश देने का प्रयास कर रही थी कि जो व्यक्ति, जो महिला भगवान शिव को लेकर के इस तरह के विवादित पोस्ट करती है उनके मन में क्या है। हालांकि तुरंत बाद जैसे ही घोषणा हुई, साइनी घोष ने यहाँ आकर के शिव मंदिर में पूजा भी की, लेकिन बीजेपी की ओर से एक हमलावर रुख अपनाया जा रहा है। उन्हें कोशिश किया जा रहा है कि उनकी जो पुरानी पोस्ट है उसके माध्यम से उन्हें घेरा जाए और इसके माध्यम से लोगों तक यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जाए कि साइनी घोष जो है भले ही आकर के अभी मैदान में उतर करके पूजा अर्चना कर रही हैं, लेकिन जो उनकी मानसिकता है वो कहीं ना कहीं भगवान शिव के खिलाफ या भगवान के अपमान को लेकर के थी और इसको लेकर के बीजेपी उनको घेरने का प्रयास करे। तो ये आने वाले दिनों में ये उनके लिए गले का फांस बन सकता है, क्योंकि जो इस तरह से भाजपा कर रही है, साथ ही स्थानीय लोगों में भी एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि साइनी घोष का जो सोच है वो देवी देवताओं के खिलाफ कैसी है, क्या है, उसको लेकर के भाजपा का जो मैसेज देना चाह रही है वो आम जनता में भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है और आने वाले चुनाव में भी संभवतः इसका असर देखने को मिलेगा कि वोट में भी ये चीज झलक सकता है कि कैसे कोई अगर प्रत्याशी है वो भगवान के अपमान करता है तो उसको लेकर के क्या मत देना है, उसको वोट नहीं देना है, नहीं देना है, ये वाला आने वाले दिनों में फैक्टर जरूर होने वाला है। राहुल, उदय, इसी इलाके से कहीं ना कहीं बाबुल सुप्रियो सांसद रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ समय यानी करीब 1.5 साल में आसनसोल से जो बाबुल सुप्रियो का जो चेहरा था, वो इंपैक्ट था, वो खत्म हो जाएगा और टीएमसी को लोग चुन कर ले आएंगे? नहीं, देखिए बाबुल सुप्रियो यहाँ से लगातार 2 टर्म में यहाँ पे सांसद बने हैं, बड़े मार्जिन से जीते हैं। जितना मार्जिन पहली बार हुआ तो उससे दोगुना मार्जिन दूसरी बार उन्हें मिला है। यहाँ के जो 7 विधानसभा क्षेत्र है, ज्यादातर में भाजपा ने उस समय लीड हासिल किया था और यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस में कहीं ना कहीं वहाँ पे खलल देखने को मिल रहा था। उनमें इस बात का भय था कि अगर इस बार चुनाव होता है तो भाजपा यहाँ से ज्यादा से जो 7 सीटें हैं, 7 सीटों में से ज्यादातर सीटों में विजय हासिल कर लेगी। और अभी भी यहाँ जो है भाजपा का प्रभाव कहिए या बाबुल सुप्रियो का प्रभाव कहिए बहुत ज्यादा देखने
को मिलता है। बिल्कुल। कुल्टी, रानीगंज, आसनसोल जैसे कई इलाके हैं जहां इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो भाजपा है वो क्लीन स्वीप करने में सफल होगी और तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी को हराने में सफल होगी। इससे पहले भी जिस तरह से अभी यहाँ के मेयर हुआ करते थे या पांडेश्वर से विधायक हुआ करते थे जितेंद्र तिवारी, वो भी एक बड़ा चेहरा आसनसोल इसके आसपास के इलाकों में माने जाते रहे हैं। जब से उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके भाजपा का दामन थामा है तो उससे भाजपा को कहीं ना कहीं जो मजबूती है वो ज्यादा मिली है और उसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस को कमजोरी हुई है। उनके जो नेताओं का मनोबल था, उनके कार्यकर्ताओं का जो मनोबल था, वो तृणमूल कांग्रेस से धीरे धीरे मुंह भंग होता दिख रहा है और बड़ी सफलता जो है भाजपा के पाले में आती दिख रही है। आसनसोल के कई नामी गिरामी चेहरे हैं, वो चाहे डॉक्टर हो या समाज सेवी है, कई ऐसे चेहरे हैं जो अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं और भाजपा के लिए यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कभी ऐसा समय हुआ करता था जब यहाँ पे प्रत्याशी भाजपा के लिए खड़े करना मुश्किल था, लेकिन अब यहाँ पे माहौल ऐसा हो गया कि एक एक सीट के लिए कई प्रत्याशी वहाँ पे खड़े हैं। भाजपा के लिए उन्हें उम्मीदवारी देना मुश्किल हो रहा है कि किसको यहाँ पे बनाया जाए और किस तरह से ये जो अंतरकलह अगर कैंडिडेट की घोषणा होती है तो वो हो सकती है उसको काटा जाए, ये देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में भी भाजपा के लिए कहीं ना कहीं जो बने रहिए उदय, हमारे साथ सहयोगी दिलीप भी बने हुए। दिलीप, सबसे पहला सवाल, टीएमसी अब से कुछ देर में अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है, तो क्या कुछ वो बड़े मुद्दे हो सकते हैं, क्या कुछ वो बड़े की फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस घोषणा पत्र में शामिल किए जाएंगे? देखिए, इस घोषणा पत्र की सबसे बड़ी बात होगी कई चीजें मुफ्त देने की घोषणाएं की जाएगी, यह स्पष्ट है। पहला यह कि जो केंद्र सरकार की तरफ से राशन मुहैया कराए जाते हैं, अब उनको राज्य सरकार अपने नाम से कहते हुए घर घर पहुंचाने की योजनाएं देंगी, यानी इन राशनों का, इन खाद्य पदार्थों का अब राज्य सरकार होम डिलीवरी करेगी। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों की तरह मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और उस तरह की व्यवस्थाएं दी जाएगी। साथ ही बेकार भत्ता बढ़ाने की बात की जाएगी। साथ ही कई जातियों को, जिस तरह से हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं वहाँ पे जातिगत आरक्षण जो दिए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी चाहे राजवंशी समाज हो या मथुरा संप्रदाय हो या अन्य किसी भी तरह का ST SC या अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन देने की जो बातें हैं, इस तरह की बातें घोषणा करने की बात की जा रही है। लेकिन 5 बजे जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगी तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस घोषणा पत्र में क्या कुछ है। लेकिन पिछले कई दिनों से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि खास करके राशन और शिक्षा को मुफ्त देने, साथ ही जो क्लास 10 और 12वीं के छात्र हैं उनको मुफ्त लैपटॉप देने की जो बात कही जा रही है, इस तरह की बातें इस घोषणा पत्र में जारी करने की बात कही जा रही है। लेकिन अब देखना यह है कि जब 5 बजे घोषणा पत्र जारी किया जाता है तो इनमें से किन बातों को शामिल किया जाता है और नया क्या कुछ होता है। जी बिल्कुल दिलीप, कहीं ना कहीं इस घोषणा पत्र में कृषक बंधु योजना के भी ऐलान करने की बात कही जा रही है। लेकिन दिलीप, आपको याद होगा कल एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया था कि जैसे केंद्र सरकार कृषि योजना के तहत किसानों को 6-6 हजार रुपए देती है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोप लगा रही थी कि ये 6-6 हजार रुपए देके किसानों का वोट बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। तो अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तो यही सवाल उठाया जा सकता है कि कृषक बंधु योजना के तहत वो तमाम लोगों को खरीदने की कोशिश कर रही है। देखिए, सीधी तौर पे आप कहें कि जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, पूरी तरह से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किन योजनाओं को भुना करके लाभ मिल सकता है, ये दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। लगातार केंद्र सरकार के जो तमाम बड़े मंत्री आए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, पार्टी के सबसे बड़े ये नेता हैं, इन लोगों ने भी लगातार कृषि सम्मान, जो किसानों की सम्मान निधि योजना है, उसको लेकर के बार बार ममता बनर्जी की सरकार को घेरने की कोशिश की और इसका असर यह भी हुआ कि इसके बाद ममता सरकार के तमाम मंत्री अपने सरकार द्वारा किए गए कार्यों की बखान रोज दिन करने लगे। इस बात पे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सरकार जरूर घिरी और किसानों भी कहीं ना योजनाओं का लाभ सरकार की जनता को आखिर क्यों नहीं मिला, आखिर ममता बनर्जी या उनके सरकार को क्या लाभ था। तो कई जनसभाओं में ममता बनर्जी द्वारा यह कहते हुए सुना गया कि मोदी सिर्फ अपने लाभ के लिए योजनाओं को लाए हैं और कहीं वोटरों को प्रभावित करने के लिए। ये दूसरी बात है, लेकिन इस तरह की योजनाएं